अपने YouTube चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बिहार के प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। आप सभी लोग अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा और ये जो वीडियो है वो बीपीएससी सहित बिहार के सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां पे 2 टेलीग्राम के चैनल हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं शुरू करता हूं पहले नंबर के सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये सब क्लासिकल सवाल है जो अक्सर बीपीएससी चाहे बिहार से जुड़े और भी एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन बनाना है कि बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? भितिहरवा से, चेचर से, कुर्सेला से या फिर रोहतास से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेचर से। ताम्रपाषाण काल के अवशेष बिहार में कुछ जगहों पे पाए गए हैं। जैसे 6 जगह का जो नाम है वो अक्सर चर्चा में लिया जाता है। जैसे चेचर का नाम लिया जाता है, चिरांद का नाम लिया जाता है, सोनपुर का नाम लिया जाता है जो कि गया वाला सोनपुर है, फिर मनेर जो कि पटना में स्थित है, ताराडीह का नाम लिया जाता है और सेनुवार का नाम लिया जाता है। सेनुआर का, ताराडीह गया में स्थित है और सेनुवार रोहतास में स्थित है। तो इन सभी जगहों पे बिहार में ताम्रपाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं। जो कि बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, सिर्फ चेचर का पूछा गया था, लेकिन आपको चिरांद का नाम, सोनपुर का नाम, चिरांद जो कि सारण जिले में स्थित है और चेचर जो है वो वैशाली जिले में स्थित है। तो चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ताराडीह, सिनुवार, इन सब के नाम को याद रखेंगे। इन 6 जगहों पे बिहार में ताम्रपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? व्रात्य का, कीकट का, जेठियन का या फिर बहार का? तो बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जो सवाल है वो अक्सर पूछा जाता है। और आज ही टेलीग्राम के चैनल में मैंने पोस्ट भी किया है। जो सेकंड वाला चैनल है जिसमें पीडीएफ नोट्स लिखा होगा, उस चैनल में मैंने सुबह ही डाल दिया था बिहार के बारे में कुछ जो वैदिक कालीन जीके जीएस है उस पर डाला है। फेसबुक पेज पे भी डाला है, फेसबुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी लाइक कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर ग्रंथों की बात की जाए तो ऋग्वेद, इसमें बिहार के लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक शब्द आएगा फिर मगध और अंग, ये सब भी आगे के सवालों में आपको मिलेगा, पहले बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अथर्ववेद में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है? अंग एवं मगध का, अंग एवं वज्जी का, मगध एवं उज्जैन का या फिर कुरु एवं मत्स्य का? तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही जवाब ऑप्शन है अंग और मगध का। तो अंग और मगध का पहली बार उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, लेकिन ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल किया गया। दोनों में अंतर है। कई बार होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि बिहार और मगध एक ही शब्द को आपको याद कर लेना है जो कि अथर्ववेद में है। तो ऐसा मत कीजिएगा, अथर्ववेद में सीधा बिहार नहीं लिखा हुआ है, बिहार के लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आपको ना अगर पूछे कि मगध शब्द का पहली बार इस्तेमाल कहाँ पे किया गया है या अंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार कहाँ किया गया, तो इसके लिए आप लोग ऋग्वेद मत कीजिएगा, अथर्ववेद कीजिएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कहाँ पे कीकट करना है और कहाँ पे मगध और अंग के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, आर्यों के द्वारा नदी घाटी के क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर एवं काटकर साफ करने की चर्चा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में की गई है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, सामवेद में या फिर पंचविश ब्राह्मण में? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण को याद रखना है। तो शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के द्वारा जंगलों को काट करके और जला करके साफ करने की चर्चा मिलती है। क्योंकि ऋग्वेद में तो जो आर्य थे वो नॉर्थ वेस्ट जो भारत था, पंजाब और उसके आसपास का जो इलाका था वहां पे सीमित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रसार है वो पूर्वी भारत में होता है ना। और शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया कि आर्य सबसे पहले बिहार में आए थे और उस स्थान की जो चर्चा की गई है उसका नाम है विदेह। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पे थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में? गणतंत्रात्मक का मतलब ये हो गया कि वंशानुगत राजा ना होकर के लोगों के द्वारा चुना गया राजा। तो निर्वाचित शब्द का इस्तेमाल यानी कि चुनाव हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैशाली। तो वैशाली में दुनिया का सबसे प्राचीन गणतंत्र या लोकतंत्र व्यवस्था सिस्टम था ये। इसको आपको हमेशा याद रखना है। अपने बिहार के बारे में भी हमें ये जो बातें हैं या तथ्य पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या फिर चंपा?
तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। और जैसे ही आप बिहार के प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि बिहार में सबसे प्राचीन जो वंश है वो पुराणों के अनुसार वृहद्रथ वंश है। और जैसे ही बौद्ध ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आता है कि हर्यक वंश है। तो वृहद्रथ वंश के से जो बिहार है उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो उस समय इस वंश की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज ही थी, इसको याद रखिएगा। और गिरिव्रज को बाद में राजगृह नाम दिया गया और उसकी इसी को वसुमती भी कहा गया था। राजगीर को ही वसुमती भी कहा जाता था। नेक्स्ट बनाइएगा। तो ये पूरा का पूरा देखिए अपना जो मगध का इलाका है राजगृह वाला, तो इसी को गिरिव्रज कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी है, ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी है, ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी है, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी है। यहाँ पे उत्कर्ष कहने का मतलब ये हो गया कि कोई राज्य है, अब उस राज्य का अपना विस्तार हो रहा है। तो शक्ति कहीं ना कहीं दिखाई देगा यहाँ पे। तो शक्ति का उदय होता है, राज्य का विस्तार होता है। इस संदर्भ में यहाँ पे उत्कर्ष की बात की गई है। इसके अलावे अगर कोई भी राज्य उन्नति करता है हर तरफ से तो उसको भी उत्कर्षी कहा जाता है। तो ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में मगध का प्रथम उत्कर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। ये भी अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, मौर्य, हर्यक या फिर गुप्त अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक। और हर्यक वंश की जो शुरुआत होती है वो बिंबिसार नामक शासक के होती है। तो बिंबिसार को याद रखेंगे और इसी का बेटा होता है अजात शत्रु। तो मगध पे ये पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु मगध का शासक बनता है ना। इसके बाद इसका बेटा आता है उदयन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, नालंदा में, गया में, राजगीर में या फिर बोधगया में। तो 483 ईस्वी पूर्व में पहली बार राजगीर में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद सेकंड किया गया था 383 में वैशाली में। उसके बाद थर्ड हुआ था पटना या पाटलिपुत्र में। और चौथा हो जाता है कश्मीर के कुंडल वन में। तो एक जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस था वो बिहार से बाहर होता है, वो होता है कुंडल वन में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पाटलिग्राम सैनिक छावनी का संस्थापक कौन था, उदयन था, अशोक था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु को याद रखिएगा, सैनिक छावनी का निर्माण कराता है अजातशत्रु। और क्यों कराता है, तो अजातशत्रु दरअसल वज्जी पे आक्रमण करना चाहता है और मगध में इसको मिला लेना चाहता है। तो वज्जी पे आक्रमण करने के कारण ही वो गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे पहले एक सैनिक छावनी का निर्माण करता है। और बाद में इसी को जो इसके बाद का शासक है, जो सवाल पूछा गया है, तो इसके बाद का जो शासक आता है वो पटना की या पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना देता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंद। उत्तर इसका ऑप्शन है उदयन। तो अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का शासक बनता है। और जैसे ही मगध का शासक वो बनता है तो जो अजातशत्रु पाटलिग्राम सैनिक छावनी का निर्माण कराता है, उसी सैनिक छावनी को उदयन पाटलिपुत्र नामक नाम दे करके उसको मगध साम्राज्य की राजधानी बना लेता है। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के पीछे कारण यही था कि अब राजगीर से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मगध की जो साम्राज्य की जो सीमा है वो बढ़ गया था वज्जी तक, यानी कि नॉर्थ बिहार तक पहुंच गया था। तो पटना बीच में था और गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पे था। और इसके अलावे गंगा नदी से व्यापार का भी काम हो जाता, तो इसी कारण से पाटलिपुत्र को वो राजधानी बना देता है। तो समय की मांग हो गई थी। नेक्स्ट है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, अजातशत्रु है, कालाशोक है, उदयन है, फिर कनिष्क है। तो सबसे पहले उदयन के द्वारा ही राजधानी के रूप में, क्योंकि शहर भी यही बसाता है, पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र में यही बदलता है और राजधानी के रूप में भी यही स्थापित करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था, महापद्मनंद है, धनानंद है या फिर सुकल्प है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सिकंदर का जो समकालीन राजा था वो धनानंद था। नेक्स्ट पूछा गया है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया, मौर्यों ने, शुंगों ने, गुप्तों ने या फिर कुषाणों ने। तो नंद वंश के पश्चात मगध पे मौर्यों ने शासन किया था। तो अंतिम शासक जो था वो धनानंदी था और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मारता है और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, उसका नाम है दिव्यावतान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है या फिर अशोक का शिलालेख है। उत्तर इसका ऑप्शन सी।
तो इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। और अर्थशास्त्र शास्त्र चाणक्य की रचना है, जिसमें राजनीति के विषयों पे तमाम तरीके से प्रकाश डाला गया है कि राजा कैसा होना चाहिए, उसका दायित्व क्या होना चाहिए, प्रजा के हित में उसको कैसे निर्णय लेने चाहिए। इन सब की जो जानकारी है वो हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी। अभी मैंने चारों बौद्ध संगीति का बता दिया है, बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली है, तक्षशिला है, नालंदा है, उज्जैन है। मौर्यों के समय में तक्षशिला ही था, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा भी होती है। और इसी का जो आचार्य था वो चाणक्य थे, तो चाणक्य के नाम को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा, जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, उसके रचयिता कौन है। अकबर, हुमायूं, अबुल फजल या फिर जियाउद्दीन बर्नी। अकबरनामा के रचयिता हैं अबुल फजल। ये भी बहुत आसान से, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, राजगीर में। तो अभी मैंने बता दिया है। और इसमें पूरे में ना 30 सवाल है, 20 नहीं है, 30 है, तो आप लोग सारे सवाल को बना लीजिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुंडलवन। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल या फिर पुष्यगुप्त। तो कुमारगुप्त रहे और कुमारगुप्त प्रथम रहे, तो प्रथम ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। तो कुमारगुप्त को जरूर से याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उत्तर इसका ऑप्शन बी, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर लुम्बिनी में। इसका उत्तर भी बहुत आसान है, सही जवाब इसका ऑप्शन है, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। यही कारण है कि बिहार को बौद्ध और जैन धर्म की उदय की जन्मस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। राजगीर में, पावापुरी में, समस्तीपुर में, फिर कुशीनगर में। फिर बताइए। उत्तर इसका ऑप्शन बी, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है पावापुरी में, और वहीं पे जल मंदिर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, शांत रक्षित, जो पाल वंश के शासनकाल में नालंदा महाविहार के आचार्य थे, उन्होंने किस स्थान पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। श्रीलंका में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, तिब्बत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तिब्बत। तिब्बत को ध्यान रखना है। तो शांत रक्षित, जो पाल वंश के शासनकाल में नालंदा महाविहार के आचार्य थे, उन्होंने तिब्बत जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये भी पूछा सकता है कि किन्होंने किया, तो शांत रक्षित ने किया। इसको उलट करके भी बीपीएससी या अन्य एग्जामिनेशन आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक ने भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था, या उनसे बौद्ध धर्म की जो जानकारी है उसमें दक्ष हो गए थे। अजातशत्रु है, बिंबिसार है, या फिर धनानंद है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर इसका ऑप्शन बी, बिंबिसार को जैसे ही मालूम चलता है कि सारनाथ से महात्मा बुद्ध बोध गया पहुंचे हैं, तो वो दरअसल इनवाइट करता है राजगीर में, और वहीं पे भगवान बुद्ध से दीक्षा भी लेता है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर कौन अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया था। कनिष्क है, मिलिंद है, सिकंदर या फिर पोरस। उत्तर इसका ऑप्शन ए, कनिष्क। नेक्स्ट है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी कहाँ थी। गुप्तों पे विस्तार से चर्चा होगी। पाटलिपुत्र है, वैशाली है, राजगीर है, बिहार शरीफ है। उत्तर इसका ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध ने किसे आर्य अंबा कहकर के संबोधित किया था। विश्वम्भरा, कादम्बरी, आम्रपाली या फिर अपला। उत्तर इसका ऑप्शन सी, आम्रपाली को, जो कि एक नर्तकी थी, और उनको आर्य अंबा कह के गौतम बुद्ध ने संबोधित किया था। आगे पूछूंगा आप लोगों से कि आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को एक विहार भी दान में किया था, वो नेक्स्ट में पूछूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट है, बुद्ध घोष, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उनका जन्म स्थान कहाँ पे था। पटना, बोध गया, नालंदा या फिर राजगीर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बोध गया उनका जन्म स्थान था। नेक्स्ट पूछा गया, प्राचीन बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर का आरंभिक नाम मालिनी था। वैशाली, चंपा, राजगीर या फिर पाटलिपुत्र। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चंपा। आज ही मैंने जो करंट अफेयर्स आपको भेजा है ना, उसमें चंपा आपको दिखेगा, तो चंपा को भी याद रखिएगा। आरंभिक नाम था मालिनी, और ये फिर बाद में अंग की
जो तीन महाजनपद थे, मगध था, वज्जी था और अंग था, तो इसी अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा हो गई थी। इसी का आरंभिक नाम मालिनी था, है ना। इसको याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के 30 सवालों पे मैंने चर्चा की है, और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सभी लोगों का थैंक यू।